चलिए अपने स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कैपिटल स्ट्रक्चर, वही टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल जो करवाया उसमें कुछ क्वेरी हो, आपको कुछ पूछना हो? बोलो, डाउट कुछ नहीं? ठीक, चलिए थियरी वाला पार्ट हमने देख लिया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है और उसमें क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। डेट वाला पोर्शन है, इक्विटी वाला पोर्शन है, और दोनों का इम्पैक्ट कंपनी के मैनेजमेंट पे, इन्वेस्टर्स पे, प्रॉफिट मार्जिन पे क्या होता है, इंटरेस्ट वर्सेस डिविडेंड, तो ये सारी अप्रोच हम देख चुके हैं। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थियरीज हैं उसमें इन्होंने 4 थियरीज का रेफरेंस दिया हुआ है, आपको पेज 581 पे मिलेगा, और वो चारों थियरी विद प्रैक्टिकल कैलकुलेशन हमें यहाँ पे समझनी है। फर्स्ट इज नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद एक है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच और एमएम अप्रोच। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आज पहली 2 अप्रोचेस को हम टारगेट करेंगे और उसका कैलकुलेशन विद एग्जांपल देखेंगे कि कैसे क्या अप्रोचेस दी गई है। अब जैसे हम डिविडेंड पॉलिसी देख रहे थे, उसमें भी कुछ अजम्पशंस थे, वॉल्टर गॉर्डन, एमएम, ये सब के। तो अजम्पशंस के बिना कोई भी थियरी को कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इन रियलिटी जब भी हम कोई वैल्यूएशन करते हैं, कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर का जो भी वेटेज है उसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें ना ओवरऑल हर एक फैक्टर का अपना अपना इन्फ्लुएंस होता है और तब जाके आपको कोई फाइनल आउटकम मिलता है। बट थियोरेटिकली कैलकुलेट करते टाइम किसी भी मॉडल या किसी भी स्ट्रक्चर के बेस पे हम सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसिडर नहीं कर सकते। तो फिर क्या होता है ना, ऐसी अप्रोचेस में 90% चीजें अजम्पशन पे जाती है और कुछ पैरामीटर्स को ही वो लोग वेरिएबल रखते हैं। ये कॉमन फॉर्मेट आपको अभी तक देखने को मिला होगा, ठीक है वैसे। और कितनी बार वो अजम्पशंस हमें रियलिस्टिक भी नहीं लगती, तो वो पॉइंट यहाँ पे भी कंटिन्यू होगा। तो क्या अप्रोच है वो देखते हैं जिस बेसिस पे कैपिटल स्ट्रक्चर को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। तो देख लो, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द नेट इनकम अप्रोच। अब नेट इनकम अप्रोच में अगेन कुछ अजम्पशंस लिए जा रहे हैं, वो अजम्पशंस क्या है वो पहले हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बात यहाँ पे हो रही है कैपिटल स्ट्रक्चर और फर्म की वैल्यू। कैपिटल स्ट्रक्चर था क्या, डेट कितना, इक्विटी कितना, सिंपल रखते हैं। अब डेट ज्यादा लेते हैं और डेट कम लेते हैं या इक्विटी कम ज्यादा होती है, तो क्या उससे फर्म की ओवरऑल वैल्यू पे फर्क पड़ता है? तो अलग अलग अप्रोचेस के आउटकम या अजम्पशंस डिफरेंट है, बट उस रिलेशन को यहाँ कंपेयर किया जा रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी को जब वेरी करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी फर्म की वैल्यू पे क्या पड़ता है, बढ़ जाती है या कम हो जाती है या सेम रहती है। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे। अब नेट इनकम अप्रोच की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई फर्म अगर चाहे तो डेट के पोर्शन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती है और उससे फर्म की वैल्यूएशन पे फर्क भी पड़ सकता है, बट कुछ अजम्पशंस के साथ। पहला अजम्पशन जो आपको ध्यान में रखना है वो इन्होंने बोला, ये जो कॉस्ट ऑफ डेट है, ये टर्म्स आप समझते हैं, दिस विल ऑलवेज बी लेस देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये पहला अजम्पशन है जो नेट इनकम अप्रोच लेके चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि केडी और केई दोनों कांस्टेंट रहते हैं। केडी का जो रेट है, केई का रेट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब डेट ज्यादा लेने से, डेट कम लेने से इन रेट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ही बेयर करना पड़ेगा, कितना भी डेट ले लो और कितना भी डेट कम ज्यादा करो, ये पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये अजम्पशन लिया गया। आइडियली ऐसा भी हो सकता है कि इन वैल्यूज में फर्क आ जाए। जैसे अगर हम डेट ज्यादा लेते हैं तो रिस्क बढ़ता है, कम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेट रिस्क बढ़ेगा, अगर डेट ज्यादा लेंगे तो रिस्क बढ़ेगा। अब रिस्क बढ़ेगा तो इन्वेस्टर्स टेंशन में आएंगे ना कि यार कंपनी रिस्की होती जा रही है, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से रिटर्न जनरेट करने की वो बढ़ेगी या कम होगी? तो एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी कि चलो ठीक है कम रिटर्न देते हैं, चलेगा ऐसा। या रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो रिटर्न ज्यादा एक्सपेक्ट होगा, तो जनरली तो ऐसा होता है। बट यहाँ पे इन्होंने उस पॉइंट को अजम्पशन में हटा दिया। नेट इनकम अप्रोच में ऐसा बोल रहे हैं कि पहली चीज तो हर सिचुएशन में केडी जो है वो केई से कम रहेगा, मतलब डेट सस्ता मिलेगा, इक्विटी महंगी पड़ेगी। ये पहला अजम्पशन फिक्स कर दिया। दूसरा बोल रहे हैं केडी और केई का जो रेट है वो रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि जो डेट पोर्शन है ना, आप बढ़ा दो या घटा दो, उससे इन रेट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अजम्पशन है, रियल लाइफ में सिचुएशन अलग ही होती है, बट यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो को फिक्स कर दिया। वैसे तो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे ना वही। नेक्स्ट पॉइंट बोले कोई टैक्सेस नहीं होते, नो टैक्सेस, अगेन अनरियलिस्टिक, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो टैक्सेस नहीं लग रहे तो ही तो वो केडी में फिर वो टैक्स वाला पार्ट कहाँ जाएगा? अगर टैक्सेस नहीं है तो 1 माइनस टैक्स जैसा तो कुछ हुआ ही, टैक्स सेविंग ही नहीं हुई।
अगेन दिस इज नॉट रियलिस्टिक, बट मैंने आपको बोला कि कोई भी मॉडल या कोई अप्रोच को हम सॉल्व करते हैं तो सारे फैक्टर्स को उसके अंदर कंसीडर करना एक साथ प्रैक्टिकली डिफिकल्ट हो जाता है, तो अजम्पशन बेस कर देते हैं वैसे। अब देखो इसके बेस पे जो अपना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझने वाली बात है। तो जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना, अगर आपको ध्यान से देखो तो कुछ नहीं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिख रहा है, जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है, वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, देखो फॉर्मूला लिख देता हूं। के ओ का मतलब क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें के डी आ जाएगा, स्टॉक पे चल रहा है। चलो तो कंसेप्ट वाली बात कर लेते हैं। तो WACC का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, फॉर्मूला देख लो, KD इनटू वेट और KE इनटू वेट, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला, अपन लास्ट चैप्टर में भी देख रहे थे। यहाँ पे बोलना ये चाह रहे हैं कि जो अजम्पशंस लिए हैं ना उसका इंपैक्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या पड़ेगा। एक अजम्पशन तो ये कि भाई KD हमेशा छोटा रहेगा और KE बड़ा रहेगा, KE का कॉस्ट ज्यादा होगा, KD सस्ते मिल जाएगा आपको। दूसरा ये बोला कि रेट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आपके ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट प्लस इक्विटी में आप डेट का कंपोनेंट बढ़ा दो चाहे डेट का कंपोनेंट कम कर दो, ना KD पे फर्क पड़ता है ना KE पे फर्क पड़ता है। मतलब जो पैसा आपको उधार पे मिल रहा है उसका ब्याज सेम रहेगा, और जितना ज्यादा उधार भी आप ले लो ना, इक्विटी वाले डरेंगे, मतलब इक्विटी वालों को फर्क नहीं पड़ता, मतलब डेट कितना ले तो हमें क्या फर्क पड़ता है। हमारा KE सपोज 12% है, वो 12% ही रहेगा। अब डेट का कंपोनेंट टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ भी जाए, लेवरेज जिसको हम बोलते हैं, रिस्क बढ़ भी जाए, तो भी KE चेंज नहीं होगा, इस अजम्पशन पे चल रहे हैं। और तीसरा बोल दिया कि टैक्सेस जैसा कुछ नहीं होता, तो इसको इग्नोर करना है। अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं डेट कंपोनेंट बढ़ा दूं तो टोटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO पे क्या असर पड़ेगा। डेट और इक्विटी में डेट कंपोनेंट बढ़ा रहा हूं, हमें पता है कि डेट सस्ता है, इक्विटी महंगा है, और इक्विटी और डेट का जो कॉस्ट है वो चेंज नहीं होने वाला। ये सारे अजम्पशंस को अगर हम ध्यान में लें तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई असर पड़ेगा अगर मैं डेट ज्यादा लेता हूँ या डेट कम लेता हूँ, या KO जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी सेम रहेगा। आपका क्या ओपिनियन है? फॉर्मूला आपके सामने, उसके बेसिस पे आपको बताना है, थोड़ा सोच लो एक दो मिनट। तो चेंज कैसे होगा, मतलब जैसे सिनेरियो है अपना KO मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है ओवरऑल, दिस इज KD इनटू WD प्लस KE इनटू WD। अब ये WD का मतलब क्या है, डेट आउट ऑफ द टोटल कैपिटल, जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो टोटल है उसमें से डेट का पोर्शन, और ये वाला जो है वो इक्विटी का पोर्शन, यही बात होती है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम ये चीजें चेंज करें, मतलब जैसे मैं डेट बढ़ा देता हूँ, ज्यादा डेट ले लेता हूँ, इक्विटी उतनी की उतनी है, डेट बढ़ा देता हूँ, बट ओवरऑल जो वैल्यू है उसके अंदर डेट का कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो डेट ज्यादा लेने से क्या इस पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बढ़ेगा, KO इंक्रीज हो जाएगा। अजम्पशन क्या है वो ध्यान में है। ये तीन अजम्पशंस ठीक है आपके सामने। अब आप मुझे बताओ कि ये सिनेरियो में जितना भी एग्जिस्टिंग, एक डेट एग्जिस्टिंग होगा, कुछ इक्विटी भी हमने रेज कर रखी होगी, मैं डेट बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि अगर मैं और उधार ले रहा हूँ, इक्विटी उतना ही है, डेट और ले रहा हूँ, तो इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये बढ़ेगा, कम होगा, कांस्टेंट रहेगा? आपका क्या ओपिनियन है? सोचो, कुछ वैल्यूज भी ले ले, नंबर्स भी ले ले, कैसे? इक्विटी उतना ही रहेगा, खाली डेट बढ़ा रहा हूँ, डेट तो बढ़ रहा है, डेट बढ़ेगा, इक्विटी उतना ही रहेगा। रुपीस में भी आपको कोई एग्जांपल लेना है तो वैसे ले लो, उसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। चलो KD कुछ फिक्स कर लेते हैं अपने 8%, KE फिक्स कर लेते हैं 12%, ये रेट चेंज होगा नहीं, ये अजम्पशन को सपोर्ट भी कर रहा है, ये कांस्टेंट भी रहेगा। अब ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग डेट है वो है 50 लाख रुपीस, और जो एग्जिस्टिंग इक्विटी है वो है 20 लाख रुपीस, तो जो डेट इक्विटी रेशियो से ऊपर चला जाएगा। थोड़े नंबर चेंज करते हैं, एग्जिस्टिंग डेट को कर देता हूँ 30 लाख, ये एग्जिस्टिंग है,
अब मैं सोच रहा हूँ और 10 लाख रुपए डेट ले लेता हूँ, एडिशनल डेट। ये सिनेरियो है। अब मुझे बताओ इस सिचुएशन में कॉस्ट होगा कुछ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये एक्स्ट्रा डेट लेने के बाद क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो क्वेश्चन। तो आपको इवैल्यूएट करना है तो पहले काम करो, ये जो डेटा है ना ये वाला, ये और ये डेटा यूज करके एक बार ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके मुझे ये 10 लाख को भी छोड़ देना, बाद में ऐड करेंगे। एग्जिस्टिंग तो निकालो पहले, सम बन गया आपका, ठीक है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी अंडर दिस सिनेरियो। अब ये 10 लाख को भूल जाओ, हटा देता हूं। देखो तो सही क्या आ रहा है, आप खुद ही आंसर निकाल लो ना। इन शॉर्ट मैं बताऊं कि क्या होता है, उससे अच्छा आप खुद इवैल्यूएट कर लो तो याद ही हो जाएगा। नाइन 9.6 सबका आ गया। एग्जिस्टिंग के वो आपने निकाला, वो आ रहा 9.6 आया कि नहीं? कैसा है आ रहा है? ये तो पिछले चैप्टर का पॉइंट है, WACC भूल गए हो तो गया। फॉर्मूला सामने है, खाली वैल्यू पुट करनी है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। एडी आपको दे रखा है 8%, WD यहाँ से मिल जाएगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। डेट अपॉन टोटल कैपिटल, डेट अपॉन टोटल कैपिटल कितनी होगी 50, तो 3/5 यहाँ से वेट भी आ जाएगा, प्लस KE कितना है 12%, और इक्विटी का वेट 2/5 इंटू 2/5 कैलकुलेट कर दो, इसमें मिल जाएगा 9.6 आ रहा है। तो ये है एग्जिस्टिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब हम ये बात कर रहे हैं कि और 10 लाख रुपए डेट उठा रहे हैं, डेट बढ़ गई, इक्विटी सेम, ठीक है। तो अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, नया कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, ये 40 लाख और ये 20 लाख, टोटल 60 लाख, यही होगा। अब सेम सम कैलकुलेट करना है, खाली वेट चेंज होंगे, KD उतना ही रहने वाला है, KE उतना ही रहने वाला है, ये वेट चेंज हो जाएंगे। अब नए वेट्स में डेट का वेट होगा 4/6 और इक्विटी का वेट होगा 2/6, ठीक है। तो उस हिसाब से नया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा वो बोलो, 9.2 या 3, एक आना चाहिए। देखो वहाँ पे चेक करो, 3 बार चेक करना जरूरी नहीं, एक ही बार कहा जाना चाहिए, तो फिर एक बार और चेक कर लो, बाकी सब चेक कर लो, सब दो लोग सॉल्व करेंगे क्या? सबका कैलसी का प्रोग्राम ही सेम होता है, मैथ्स के रूल भी सेम है, आंसर में फर्क तो नहीं आना चाहिए। तो आपस में बीच में वो 9.25 रख लो, क्या करें? 9.25 के आसपास आए इस तरह से। हाँ बाकी सब पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट मैंने 0.66 0.6 और 3.5 हाँ ये 4/6 और 2/6 है ना, तो 2/3 1/3 है, उस हिसाब से फर्क आता है। 5.3 तो 9.1 ऐसे 2 डेसिमल तक तो लेना चाहिए, 1 डेसिमल तो बहुत कम हो गया, रिकरिंग है तो 2-3 डेसिमल तो ले लेने चाहिए, 2 तो कम से कम लो। 2 हाँ 2/3 को 0.6 पर नहीं ले सकते, तो फिर वो तो अलग ही हो गया, 3/5 के बराबर ही हो गया, हम डिफरेंस कैसे है, 2 डेसिमल तो ले या 9.3 2 डेसिमल पे रखते 9.3,
वो कर लेना आपस में, ये कैलकुलेशन करते हैं, पेपर यहीं खत्म हो जाएगा तुम्हारा, 9.24 9.3 करते रहोगे। तो सीधा सीधा 4/6 और 2/6 ही ले लो ना यार, खत्म करो, उसमें तो अपने आप ही आ जाएगा पूरा रिकरिंग। डेसिमल में क्यों जा रहे हो, 2/3 ले लो, 1/3 ले लो, हो जाएगा अपने आप, पूरा फैक्टर आ जाएगा। चलो जाने दो, 9.3 तो आ रहा है, जाने दो कोई बात नहीं, मेन टॉपिक रह जाएगा इसमें। हाँ, इम्पैक्ट कुछ पड़ा के पे, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, कॉमन सेंस है वैसे तो होने ही वाला था। ठीक है, नंबर्स क्या है अपन ने चेक कर लिया, ध्यान दो, टोटल कैपिटल है डी प्लस ई, इसमें सस्ता वाला कौन सा है, डी या ई, सस्ता क्या है, डेट या इक्विटी, इक्विटी सस्ता है, देख के तो सही बोलो, ये सस्ता है ना के डी, हाँ तो पहले तो लिखा ये रहा, हाँ तो कॉस्ट ऑफ डेट कम है ना, तो डेट सस्ता है ना इक्विटी कंपैरिजन में, तो टोटल कैपिटल में जितना डेट बढ़ेगा उतना ओवरऑल कॉस्ट तो कम ही होगा ना, जो सस्ता पड़ रहा है वो ज्यादा लेके आओगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम ही होने वाली, इक्विटी ज्यादा उठाओगे तो ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। बात समझ आ रही? तो ये नेट इनकम अप्रोच जो है वो यही बोल रहा है कि अगर ये अजम्पशंस को लेके हम चलें तो भाई डेट सस्ता है इक्विटी महंगा है, पर दोनों का रेट कांस्टेंट है, आप कितना भी डेट उठाओ कितना भी इक्विटी रेट चेंज नहीं होता, मतलब ना उधार देने वाला ज्यादा ब्याज मांगता है ना इक्विटी वाला डरता है कि ज्यादा उधार ले लिया हमें भी रिटर्न ज्यादा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और टैक्सेस की तो बात ही नहीं, निर्मला का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये पॉइंट है। अब ये तीन अजम्पशंस है, उसके बेसिस पे बोलो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या फर्क पड़ता है, तो जितना आप सस्ता वाली जो चीप कैपिटल है ना, डेट इज चीपर देन इक्विटी, तो चीपेस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटल आप जितना ज्यादा रेज करोगे ओवरऑल कॉस्ट तो कम ही हो जाने वाली है। बात समझ आ रही? तो ये इस अप्रोच का आउटकम है कि नेट इनकम अप्रोच ये बोलता है कि इन अजम्पशंस पे कि वो रिड्यूस होता जाएगा जितना आप डेट ज्यादा लोगे, आप और ज्यादा डेट ले लो, 10 लाख से ज्यादा डेट ले लो, ये और कम हो जाएगा, तो आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट जितना ज्यादा होगा आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी कम होगी, इनवर्स रिलेशन होगा। ये बात समझ आ रही? इस अप्रोच का आउटकम बोलो, अब कुछ कंफ्यूजन पता चला? ये देख लो, अब ये जो आपको पेज 582 पे वो जो एक चार्ट ग्राफ दिख रहा है ना, वो ग्राफ में वही बात हो रही है कि जैसे जैसे डेट कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, देख लो उस तरीके से बनाया हुआ है, चलो चलो यहाँ देख लो, छोड़ो उसको, 9.3 वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये रह जाएगा, फिर बाद में डाउट इसमें आएगा 5 मिनट के बाद, अभी ध्यान दो। ये डेट कंपोनेंट, इक्विटी कंपोनेंट, ठीक है, अब देखो केडी कांस्टेंट है थ्रू आउट, कितना भी डेट लो कितना भी इक्विटी केडी चेंज नहीं होगा, केई भी कांस्टेंट है थ्रू आउट द डेट कैपिटल हो या इक्विटी कैपिटल, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे डेट पोर्शन बढ़ता जाएगा जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो रिड्यूस होती जाएगी, ये उन्होंने बनाया। बात समझ आ रही? तो अगर इक्विटी कंपोनेंट ज्यादा है तो कॉस्ट कंपोनेंट ज्यादा दिखेगा, बट जैसे आपके टोटल कैपिटल में डेट का पोर्शन बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ओवरऑल कॉस्ट अपने आप बढ़ती मतलब कम होती जाएगी। ये वही पॉइंट है जैसे यहाँ का 9.6 था और यहाँ तक आते आते 9.3 हो गया, और डेट बढ़ाओगे तो और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी। समझ आ रहा है? केडी से नीचे तो शायद ही जाएगी बिकॉज केई का कुछ तो कंपोनेंट रहेगा, लेकिन ये रिड्यूस होते होते इसके पास आ सकती है, नियर अबाउट 8%, उससे नीचे नहीं जा सकती किसी भी हालत में, बिकॉज अगर इक्विटी का थोड़ा सा भी कंपोनेंट है तो मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका ये जो ए ओ है ना ये के डी से भी छोटा होता है, वैसे तो हो ही नहीं सकता। तो ये 9.6 से जो शुरू हुआ है रिड्यूस होना, ये जाते जाते अप्रोक्सीमेटली 8% से थोड़ा ऊपर ही रहेगा। आप डेट कंपोनेंट इतना बढ़ा दोगे थोड़ी सी नाम की इक्विटी रह जाए तो 8 पॉइंट समथिंग तो रहेगा, उससे नीचे तो नहीं जाएगा, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डाउन साइड आएगा। तो अगर डेट कंपोनेंट बढ़ाओगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे के ओ पे फर्क पड़ेगा और वो रिड्यूस होगी, ये इसका आउटकम। बात समझ आ गई? कंसेप्ट वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, खत्म, इतना ही पॉइंट है। तो अजम्पशंस क्या थे वो ध्यान रखना है और आउटकम क्या है वो ध्यान रखना है। कुछ कंफ्यूजन? इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड नेट इनकम अप्रोच। वैसे दूसरी अप्रोच है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनवाई अप्रोच, उसमें अजम्पशन जैसे ऑपोजिट है। तो एक खत्म करते हैं, इसके सम सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पे जाएंगे। चलो अब नीचे देखो एक इलस्ट्रेशन आपको दे रखा है, जैसे मैंने नंबर्स ऑलरेडी गिनवा दिया ना वैसे ही पार्ट यहाँ पे भी सिमिलर डेटा है, इसमें वैल्यू ऑफ फर्म वाला पॉइंट भी उन्होंने यूज किया है, वो भी अपने देखेंगे।
आप देख लो डेटा में क्या दे रखा है, सिनारियो ए सिनारियो बी। इक्विटी सिनारियो ए में ऐसा है कि योर कंपनी इज ऑल इक्विटी कंपनी, 2 लाख रुपए इक्विटी है, डेट के नाम पे आपने कुछ नहीं लिया तो डेट इज 0। इस सिचुएशन में टोटल कैपिटल 2 लाख रुपए रहेगी। सिनारियो बी में उन्होंने ऐसा बोला इक्विटी डेट आधा आधा कर देते हैं, 2 लाख की कैपिटल में 1 लाख रुपए इक्विटी के और 1 लाख रुपए डेट के। समझ आ रहा है? ठीक है। अब केडी और केई के रेट्स भी दे रखे हैं, केई 12%, केडी 8%, और वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो हम जानते हैं। इस सिचुएशन में हमें पहले तो ये गिनना है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों सिनेरियो में कितना है। आप वो गिन के बता दो। सिनेरियो ए में के ओ कितना आएगा, सिनेरियो बी में के ओ कितना आएगा। अभी मैंने गिनवाया ऑलरेडी। किसमें? सिनेरियो ए में, हाँ वो 12 ही रहेगा क्योंकि डेट तो है ही नहीं, वो आंसर तो ऑलरेडी आ गया। बी वाला गिन लो, सिनेरियो बी में क्या लगता है आपको, के ओ कम हो जाएगा बढ़ेगा? बी वाले 12% से कम आएगा आंसर के ज्यादा आएगा? बिना कैलकुलेट किए बता सकते हो, कम ही आएगा ना। वही डेट कंपोनेंट बढ़ गया ना, पहले डेट 0 था, इक्विटी 2 लाख थी, या तो इक्विटी घटाई, इक्विटी 2 से 1 लाख पे ले आए और डेट 1 लाख रुपए का ऐड कर दिया, और डेट सस्ता है तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेफिनेटली कम ही आने वाला है 12% से। तो कितना आएगा वो कितना पड़ेगा, वो आप काउंट कर लो। 10%। कितना आ रहा है? 10%। ठीक है, एवरेज ही हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। ठीक है, बात समझ आई? तो ये तो एक पार्ट हो गया। अब जो नेट इनकम अप्रोच बोल रहे हैं, तो नेट इनकम के लिए कुछ डेटा चाहिए, वो डेटा इन्होंने नेक्स्ट टेबल में दिया हुआ है, वो समझ लो। नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम, आपके ध्यान में ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? पिछले टॉपिक में बात हो रही थी ईबीआईटी, इंटरेस्ट कॉस्ट पे करने से पहले, और नेट इनकम मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट के बाद वाला पार्ट हो गया वैसा। तो यहाँ पे वो सिनारियो अपना यूज करेंगे। अब देखो जो सेकंड टेबल उन्होंने दिया हुआ है ना इलस्ट्रेशन में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दोनों चीजें साथ में भी गिन सकते हैं, पर्टिकुलर आपको 2 बार ना लिखने पड़े ऐसी बात। अब ये ईबीआईटी जो है वो 50,000 कहाँ से आया, वो क्वेश्चन का पार्ट है। 50,000 जो है वो अजम्पशन है। सपोज अगर ईबीआईटी 50,000 है तो सिनारियो ए में पूरी फर्म की वैल्यू क्या होगी और सिनारियो बी में पूरी फर्म की वैल्यू क्या होगी वो बोला है। तो नेट इनकम अप्रोच जो टॉपिक का नाम है उसके बेसिस पे चल रहे हैं। तो पहले सिनारियो ए कंप्लीट करते हैं। सिनारियो ए मतलब विदाउट डेट वाला। तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट का नाम कुछ माइनस होगा, सिनारियो ए में कुछ भी नहीं क्योंकि डेट है ही नहीं। तो ईबीआईटी और ईबीटी सेम ही हो गया ना, देखा जाए तो। समझ आ गया? इसी को अपन बोलेंगे नेट इनकम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टैक्सेस तो इग्नोर करने के लिए बोला है ना, तो टैक्स तो माइनस होगा ही ना, इग्नोर करने के लिए बोला, बेसिक असम्पशन। तो ईबीटी जो है उसी को आप पीएटी भी बोल सकते हो और उसी को आप नेट इनकम भी बोल सकते हो। बात समझ आ रही है? यहाँ वैल्यूएशन नेट इनकम के बेसिस पे करनी है, वो टॉपिक का नाम नेट इनकम अप्रोच। अब 50,000 रुपए हमारी नेट इनकम है और हमें पूरी फॉर्म की वैल्यू निकालनी है, एंड दिस नेट इनकम इज एंटायरली फॉर इक्विटी। ये नेट इनकम किसके लिए? इक्विटी, क्योंकि डेट तो है ही नहीं, होता भी तो हमने पे कर दिया होगा, तो डेट नहीं। तो इसमें से अगर मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी हो तो मेरे पास क्या फॉर्मूला अवेलेबल है? अब इसमें आप याद करो, हमने पिछले टॉपिक में भी देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, और डिविडेंड या कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे अर्निंग्स यील्ड अप्रोच। ठीक है, अर्निंग्स यील्ड या इनकम यील्ड अप्रोच, कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उसके बेसिस पे हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम ये देखते हैं कि इक्विटी वालों के लिए कितना पैसा अवेलेबल है। ठीक है, सो दिस इज 50,000 अवेलेबल फॉर इक्विटी। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं केई से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कितना? 12%। इससे मुझे जो वैल्यू मिलेगी ना वो हो जाएगी वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना आ रहा है यार? मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ, बात आपको रिलेट हो जाएगी। इक्विटी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 12% रिटर्न मिलेगा। उस बेसिस पे हम फर्म की वैल्यूएशन लगाएंगे कि 12% रिटर्न तो चाहिए। फर्म ने एक्चुअल में रिटर्न दिया कितना? 50,000। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 50,000 जो है ये हमारे 12% एक्सपेक्टेशन के बराबर है। तो 100% कितना हुआ? ऐसे करके मैंने आपको समझाया।
आप रिवर्स करके देख लो, आंसर यही आएगा। मतलब अगर 50,000 रुपए कंपनी कमा के दे रही है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 12% रिटर्न मुझे मिलना चाहिए, तो मैं इसको 12% के बराबर इवेल्यूएट करके देखूंगा। तो उस हिसाब से मेरे माइंड में इस फर्म की वैल्यू कितनी है, 4,16,000। बात समझ आ रही? तो इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अब यहाँ से फॉर्मूला वाइज अगर आपको जाना है तो अगर वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालनी है तो सिंपल, जो अर्निंग्स अवेलेबल है डिवाइड बाय के। बात समझ आ रही? कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ आया तो बोलो। क्लियर? अब सेकंड पार्ट देखें। अच्छा, यहाँ पे डेट वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो वैल्यू ऑफ डेट कितना है, 0। इस केस में डेट है ही नहीं, तो टोटल वैल्यू ऑफ फर्म कितना हो गया, ये रहेगा 4,16,667। बात समझ आ गई? अब दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं जहाँ पे हमने कुछ डेट रेज किया हुआ है, तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो देखना। फॉर्मेट तो मैंने पूरा बना दिया है, सिर्फ वैल्यूज ही चेंज करनी है। अच्छा, बी सिनेरियो में तो हमने डेट लिया हुआ है ना, कितना डेट लिया है, 1 लाख। उस पे इंटरेस्ट कॉस्ट जाएगा, कितना जाएगा, 80 लाख, 1 लाख पे 8% है। तो आपका EBIT बचा 42,000। अब टैक्स तो पे करना नहीं, दिस इज नेट इनकम अवेलेबल फॉर इक्विटी। इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन तो वही है ना, 12%। तो वैल्यू में फर्क पड़ेगा। डिफरेंस दिख रहा है आपको? डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि पहले आप उनके 12% को जस्टिफाई करने के लिए 50,000 कमा के दे रहे थे, तो उन्होंने आपकी वैल्यू उस हिसाब से लगाई। अब आपने कमाई कम कर दी उनकी, तो वही 12% पे गिनेंगे तो कंपनी की वैल्यू तो कम हो गई ना उनकी नजर में, कमा के भी तो कम दे रहे। तो सीधी बात है, इक्विटी की वैल्यू कितनी, 3,50,000। बट दिस इज वैल्यू ऑफ इक्विटी, नॉट वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू डेट और इक्विटी दोनों से बनती है। इक्विटी पोर्शन आपने निकाल लिया, इस कंपनी में तो डेट है ना, यहाँ पे कितना डेट है, 1 लाख। तो डेट भी तो वैल्यू है, वो तो यूज करने के लिए अवेलेबल। टोटल कितना हो जाएगा, फर्क पड़ा फर्म की वैल्यू पे। तो डेट कंपोनेंट चेंज होने से ओवरऑल फर्म की वैल्यू पे डिफरेंस आया, ये आपको दिख रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो अलग फैक्टर हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म अलग फैक्टर हो गया। कैलकुलेशन आपके सामने है, ये अपन ने देख लिया। ठीक, और ये बात हुई थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ओवरऑल है वो रिड्यूस होगी, वो अलग बात होगी। टोटल फर्म की वैल्यू में कुछ फर्क आ गया। ऑल इक्विटी फर्म थी तो फर्म की वैल्यू इतनी, अगर इक्विटी और डेट है तो फर्म की ओवरऑल वैल्यू इतनी, क्योंकि उसमें इक्विटी कंपोनेंट और डेट कंपोनेंट दोनों है। वैसे ये पूरा कैलकुलेशन आपके सामने। अभी भी कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बताओ, देख लो आराम से, कैलकुलेशन समझ लो। नोट करना है, नोट कर दो, सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है सेम। फिर आगे इलस्ट्रेशंस जो है वो सिमिलर है, तो वो आपके लिए ही आएंगे। तो इसमें कुछ क्वेरी है तो वो 3 सम्स है। वो पॉइंट भी सही है, और वही पॉइंट है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है यहाँ कम हो जाती है। डेट ज्यादा लेने से KO इस केस में कम आएगा, तो कॉस्ट कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी ना। कि जो चीज मतलब कम खर्चे में कमा के दे रही है उसकी वैल्यूएशन बढ़ सकती है। तो नंबर्स में भी डिफरेंस दिख रहा है, वो पॉइंट भी सही। देख लो, कुछ पूछना है, नहीं समझ आ रहा है तो बताओ। इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2 और 3 में पहले आपको ही ट्राई करना है, अब उसमें मेरा काम नहीं। आप सॉल्व करके आओ, डाउट्स होंगे तो मैं पूरा सम यहाँ पे कराऊंगा, बट सिमिलर पैटर्न पे प्रैक्टिस के लिए दिए हुए सम से बन जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें समझ में आया। आपको लगे तो घर जाकर पहले ये सम वापस सॉल्व कर लेना, उसके बाद वो 3 सम ट्राई करो। तो नेट इनकम अप्रोच कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। 4 अप्रोचों में सारी नहीं दे रहा, 2 ही करवाऊंगा, तो ये ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा तो मजा नहीं आएगी। और ये सेकंड अप्रोच अपने डिस्कस करके फिर इसको एंड करेंगे, रिमेनिंग चीजों के बाद में देखने वाले हैं। अब नेट इनकम अप्रोच में अजम्पशंस चेंज होंगे, ठीक है। अभी जो हमने अजम्पशंस देखे वो क्या थे, KD इज लेस देन KE। KD और KE का रेट कांस्टेंट रहता है, ज्यादा डेट ले लो इन्वेस्टर डरते नहीं, सेम रेट रहता है। निर्मला का कोई काम नहीं,
ठीक है, नो टैक्सेस, तो वो भी हटा दिया। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होता है कि भाई जितना ज्यादा डेट उठाओगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी बिकॉज डेट कंपोनेंट बढ़ जाएगा। ये अभी तक नेट इनकम अप्रोच था और उसके बेसिस पे हमने फॉर्म की वैल्यूएशन की। अब नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो है वो क्या बोलती है वो भी देखते हैं। तो थियरी में लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे आपको अजम्पशंस पता चलेंगे। पहले तो बोल दिया नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच इज ऑपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। तो एक चीज जो अभी आपने समझी है, कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले तो बोल दिया भाई नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और नेट इनकम अप्रोच एक दूसरे के ऑपोजिट है। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड्स अपॉन द नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, EBIT का फैक्टर अपन यूज करेंगे। द फाइनेंसिंग मिक्स और द कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररिलेवेंट एंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। ये यहाँ पे पॉइंट बोल दिया, फाइनेंसिंग मिक्स या कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई लेना देना नहीं है और फर्म की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अप्रोच बोल रहा है। इसका मतलब फाइनेंसिंग मिक्स का मतलब क्या, डेट कितना इक्विटी कितना। तो बोले डेट और इक्विटी कंपोनेंट में प्लस माइनस होने से ओवरऑल फर्म की वैल्यू पे, फर्म की वैल्यू निकालेंगे ना, इस पे असर नहीं होता, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं मानना ही पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं। अजम्पशंस में क्या हो रहा है वो देख लो। द इन्वेस्टर्स सी द फर्म एज अ होल एंड दस कैपिटलाइज द टोटल अर्निंग्स ऑफ द फर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म एज अ होल। बोले इन्वेस्टर्स ये बाइफरकेशन में नहीं पढ़ते, डेट कितना इक्विटी कितना, उनको ओवरऑल फर्म की वैल्यू से फर्क पड़ता है। तो ये उनका अप्रोच है जो वेरी कर सकता है। दूसरा बोल दिया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO इज कांस्टेंट। अभी देखो इस अप्रोच में क्या हो रहा था, वो KO जो है उसमें चेंजेस आ रहे थे ना, ये रहा। तो इस मेथड में KO कांस्टेंट नहीं था, KD कांस्टेंट था, KE कांस्टेंट था। ये अप्रोच बोल रहा है कि KO कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये समझ, ऑपोजिट अप्रोच है वैसा है। तो इस अप्रोच में, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में, इन्होंने बोल दिया KO कांस्टेंट रहेगा और बोला है कि बिजनेस रिस्क जो है ना वो भी अनचेंज्ड रहेगा, बिजनेस रिस्क कम ज्यादा नहीं होता। ये सब चीजें हाइपोथेटिकल है, रियल नहीं है। फिर बोला KD कांस्टेंट रहेगा, वो तो यहाँ पे भी था। नेक्स्ट पॉइंट, द यूज ऑफ मोर एंड मोर डेट। अच्छा पीछे ध्यान देना, ध्यान देने की बात ये है कि उन्होंने बोला KD कांस्टेंट रहेगा, KE के बारे में अभी तक कुछ नहीं बोला क्योंकि वो वेरी करेगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना आप डेट ज्यादा लोगे उतना शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, वो लोग फिर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, डेट कंपोनेंट बढ़ रहा है, तो हमें एक मतलब कॉस्ट ज्यादा मिलनी चाहिए या रिटर्न ज्यादा मिलना चाहिए। तो जैसे आप सस्ता वाला डेट ज्यादा लोगे, वो डेट तो सस्ता है ना, KD इज चीपर देन KE, वो पॉइंट कंटिन्यू होगा। डेट सस्ता है तो जैसे ही सस्ता वाला डेट आप ज्यादा लोगे
तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको लगेगा कि भाई के ओ नीचे जा रहा है पिछले अप्रोच में जो देखा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली इफेक्ट क्या होगा, इक्विटी वालों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी कि यार डेट ज्यादा ले लिया, अब हमें भी रिटर्न ज्यादा चाहिए, तो के ई बढ़ेगा। तो यहाँ पे ना ऑफसेट हो जाएगा, जैसे जैसे डेट वो फॉर्मूला था WACC वाला, ये वाला, जैसे जैसे आप डेट का वेट बढ़ाओगे तो आप क्या सोचोगे कि इसकी वजह से के ओ नीचे जाएगा, बट ये बढ़ाते ही ये बढ़ जाएगा। तो अगर ये बढ़ेगा तो के ओ वापस ऊपर जाएगा। बात समझ आ रही? तो ये लोग इस अप्रोच में बोलना ये चाह रहे हैं कि डेट, चीपर डेट जो आप ले रहे हो उसके सामने जो के का रिस्क बढ़ रहा है वो दोनों चीजें एक दूसरे को ऑफसेट कर देती है। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो ओवरऑल वाला है वो उतना ही रहता है। सस्ता डेट ज्यादा लोगे तो कॉस्ट घटेगा, बट के ई वाला अमाउंट बढ़ जाएगा बिकॉज उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। तो एक तरफ आप बचत करोगे, दूसरी तरफ खर्चा बढ़ जाएगा। ओवरऑल बात वही की वही रहेगी। इस वजह से के ओ के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वाले मेथड में वो 9.6 का 9.6 ही रहेगा। बात हो गई, बोलना ही चाह रहे हैं आपने डेट बढ़ा दी तो उस वजह से ये कंपोनेंट ज्यादा हो गया, ये कंपोनेंट ज्यादा होगा तो कॉस्ट गिरेगा, बट जैसे ही कंपोनेंट ज्यादा होगा ये बढ़ जाएगा। तो ये उतना ही बढ़ेगा जितना ही घटेगा। बोलने का मतलब ये है, तो जितना आप ज्यादा डेट उठाओगे, जितना रिस्क लोगे, आपका ओवरऑल डेट का कॉस्ट सस्ता दिखेगा, लेकिन सामने फिर इक्विटी वाला ज्यादा पैसे मांगेगा। तो एक तरफ बचत हुई, दूसरी तरफ खर्चा हो गया, तो ओवरऑल खर्चा तो उतना ही रहा। बात समझ आ रही? और डेट और इक्विटी दोनों अपोजिट चलते हैं, दोनों के अप्रोचेस अलग है। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच जो यहाँ पे है वो ये बोल रहा है कि के डी विल बी कांस्टेंट, के डी का रेट सेम रहेगा, लेकिन आप के डी को सस्ता डेट मानते हुए अगर ज्यादा डेट उठाने जाओगे तो इक्विटी इन्वेस्टर डरेगा। पिछली अप्रोच में इक्विटी इन्वेस्टर नहीं डर रहा था, तो उसमें बोला था के डी एंड के ई बोथ विल बी कांस्टेंट। आप कितना भी डेट उठा लो, इक्विटी वाले को फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पड़ता है। ज्यादा डेट उठाओगे तो डेट तो सस्ते मिल जाएगा, लेकिन फिर वो इक्विटी वाला क्या बोलेगा, अरे यार रिस्क बढ़ गया ना, तुम लोगों ने इतना उधार ले लिया, तो मैंने इतना रिस्क ले रहा हूँ तो मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। तो अब वो जो 12% के ई है ना, वो उसको बढ़ाओगे। अब बढ़ाओगे तो फिर महंगा पड़ेगा, तो जितना ये सस्ता होगा उतना महंगा हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उतना ही हो गया। बस ये इस अप्रोच के असम्पशन से पॉइंट क्लियर हो। टैक्सेस वापस से नहीं, तो वो बात तो सेम ही रहेगी। अब इसका जो चार्ट है वो देख लो, उसको बना देते हैं, उससे आपको और ज्यादा चीजें रिलेट होती है। कंसेप्ट वाली चीज ना फर्स्ट टाइम समझने में टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। एक बार समझने के बाद फिर टेंशन खत्म हो जाती है। के डी कांस्टेंट है, ठीक है, ये बात बोली। के ई जो है वो कांस्टेंट नहीं है ना, के ई तो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनचेंज रहेगी। अब बात समझ लो, जैसे जैसे आप डेट कंपोनेंट बढ़ाओगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल तो गिरनी चाहिए, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, एक के डी पे और दूसरा के ई पे। यहाँ ऐसा बोल रहे हैं जैसे जैसे आप डेट बढ़ाओगे, आपके टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी वालों की टेंशन बढ़ेगी। इक्विटी वाले बोलेंगे नहीं, हमें तो ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो जो उनका के ई किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे होगा ना, वो बढ़ता जाएगा। ये है के ई। बात समझ आ रही? तो जितना ये पोर्शन आप बढ़ा के डेट का कॉस्ट कम रखने की कोशिश करोगे, उतना ही इक्विटी वालों की टेंशन बढ़ेगी, वो अपना के ई बढ़ा देंगे। तो ये जो है ना, ये वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि जितना ये कॉस्ट घटाता है उतना ही कॉस्ट बढ़ा देता है। तो ये तो कांस्टेंट हो गया ना। बात समझ रहे? और पिछले वाले केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में ना के ई भी कांस्टेंट था, तो बोले डेट ज्यादा ले लो, ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि के ई वाले हिलते नहीं थे। ज्यादा डेट लोगे ना, वो डरेंगे नहीं। या इक्विटी वाले डर रहे, या बोलते नहीं यार ये डेट कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया, इस तरफ आ रहे हो, डेट ज्यादा ले रहे हो, हमें भी ज्यादा रिटर्न चाहिए, रिस्क बढ़ रहा है तो रिटर्न ज्यादा मांगेंगे, तो ये अपनी कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे। ओवरऑल कॉस्ट आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी, ऑफसेट हो जाएगी आमने सामने, ठीक है। ये पॉइंट नहीं, कॉस्ट ओवरऑल पोर्शन कम हो रहा है, केडी का रेट इज कांस्टेंट। मैं रेट की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ, वो इस सेंस में बात कर रहा हूँ। जो आपका के ओ है ना, KD into WD, ठीक है, KE into WD, ये होता है फॉर्मूला। This is constant, but if you are increasing the weight, overall this component will take this down. Overall, वो तो होगा ना, तो पिछले में 9.6 का 9.3 कैसे आया? KD तो 8% ही था, क्यों हुआ सर? क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वेट बढ़ गया। अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे ही आप ये वेट बढ़ाओगे,
ये डरेंगे, ये बोलेंगे हमारा के भी बढ़ाओ, तो आप इसकी वजह से बचत करने जाओगे, ये आपका खर्चा बढ़ा देंगे, तो जितना ये गिराएंगे उतना ही बढ़ाएंगे, बात वापस वहीं की वहीं आ जाएगी। ये हो रहा है जो पिछले अप्रोच में नहीं हो रहा। अब बात क्लियर, तो रेट ऑफ KD इज अनचेंज्ड बट द वेट ऑफ दैट इफ इट इज इंक्रीजिंग इट विल बी ऑफसेट बाय द K, इंक्रीज इन K, बैलेंस हो जाएगा। अब ये सेम बात नीचे भी बोली है जो एक सम के थ्रू, इलस्ट्रेशन के थ्रू दे रखा है, तो मैं आपको वो इलस्ट्रेशन समझा देता हूँ, जैसे अभी सम किया ना सेम वैसे ही उसी फॉर्मेट पे देख लो। इसी में से आपको देखना है तो यहाँ से भी अब समझ आ जाएगा, नहीं भी लिखना है तो ठीक है। सिनारियो A B दे रखा है, सिनारियो सेम है जो पिछले सम में था, एग्जैक्टली वही नंबर है। सिनारियो A में 2 लाख का इक्विटी, डेट 0। सिनारियो B में दोनों 1-1 लाख हो गया, KD 8% सेम है। नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT 50,000 थी, सेम 50,000 यहाँ पे भी है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KE है या KO है? KO है। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट मतलब KO है, तो KO आपको 10% दे रखा है। आपने पिछली बार निकाला था गिन के, KO 10% ही तो आ रहा था, आपने गिना था सेकंड सिनेरियो में, तो एवरेज किया, वही वाला रेट हो गया ना 10%। तो यहाँ KO बोल दिया 10%, और अजम्पशन ही वही है ना कि KO तो कांस्टेंट रहता है, ये KO चेंज कहाँ हो रहा है, 10% रहेगा ओवरऑल, वैसा हो गया। अब अगर आप ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट को यूज करके फर्म की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो तो फॉर्मूला वापस वही लगेगा, EBIT डिवाइड बाय KO, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्म। मैंने वहां लिखा था, ये मैं बता रहा हूं, ये रहा, ये ध्यान में एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं यहां पे, EBIT डिवाइड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वैल्यू ऑफ फर्म। EBIT कितना है आपका 50,000, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो अप्रोच अलग थी ना, दो अप्रोचेस ऑपोजिट है। मैं फॉर्मूला खाली फॉर्मेट बता रहा हूँ, हमने किया है यहाँ पे वो KO आ जाएगा, वो इम्प्लाइड है। तो देखो 50,000 रुपए आपकी इनकम है EBIT, और आपका ओवरऑल कैपिटलाइजेशन का कॉस्ट कितना है 10%। अच्छा ये बात थियरी में लिखी भी थी, आपको बता देखो ना आगे वाले पेज पे, पेज 585 पे जाए, थियरी स्टार्ट हो रही थी ना, उसमें देखो सेकंड लाइन में क्या लिखा है, the market value of the firm depends upon EBIT and overall cost of capital। मिला थियरी के स्टार्टिंग में, देखो सेकंड लाइन मिला, according to NOI approach market value of the firm depends on EBIT and overall cost of capital। ये EBIT overall cost of capital सेकंड लाइन में लिखा है, थियरी स्टार्ट हो रही है, मिला। तो उसके बेसिस पे ही है, तो इस वजह से वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाएगी 5 लाख रुपए आएगी। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा अब इसमें डेट कंपोनेंट तो 0 है ना, फर्स्ट वाले सिनेरियो में डेट कंपोनेंट है ही नहीं। ये आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म एंड दिस इज प्योर इक्विटी। ये टोटल वैल्यू ऑफ फर्म है, दिस इज वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू दो चीजों से बनती है, इक्विटी और डेट, और यहाँ पे तो डेट 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या है इक्विटी है। तो वैल्यू ऑफ फर्म बोलो, वैल्यू ऑफ इक्विटी बोलो, इस केस में दोनों सेम है, लेकिन अगले सिनेरियो में चेंज होगी क्योंकि वहां पे डेट आ जाएगा। अब देख लो अगले सिनेरियो में क्या होगा, अगले सिनेरियो में भी वैल्यू ऑफ फर्म तो 5 लाख ही रहने वाली है, क्योंकि फर्म की वैल्यू चेंज नहीं होती। पॉइंट वो है, वही 50,000 का EBIT, वही ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यू ऑफ फर्म तो 5 लाख ही रहेगी, बट इसमें इक्विटी और डेट का एक बाइफरकेशन आ जाएगा। डेट कंपोनेंट कितना है 1 लाख है ना, तो वो तो रहेगा ना, तो इक्विटी कंपोनेंट रिड्यूस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बचा हुआ 4 लाख, टोटल तो सेम ही रहना है, टोटल 5 लाख ही रहने वाला है। तो उसमें से डेट पहले निकाल दो, जो बचा वो इक्विटी, तो डेट की वजह से इक्विटी की वैल्यू कम होगी, बात समझ आए। ओवरऑल फर्म की वैल्यू वही रही 5 लाख रुपए, बोलो बात क्लियर। तो सिनेरियो A एंड B आपके सामने सिंपल। अब इसमें अप्रोच क्या है, आप एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करोगे तो आपको क्या करना है, आपको नेट इनकम और नेट ऑपरेटिंग इनकम के अजम्पशंस ध्यान रखने चाहिए, वो थियरी पार्ट है। अगर आपको अजम्पशंस ही नहीं पता है तो आप सॉल्व क्या करोगे, बात समझ आ गई। तो पहले केस में अपन ने देखा KD इज लेस देन KE, भाई बाकी दूसरे अजम्पशंस में KO रिड्यूस होगा क्योंकि KD KE दोनों कांस्टेंट रहते हैं, तो KO रिड्यूस हो जाता है अगर आप डेट बढ़ाते हो, और उस वजह से वहां पे चेंजेस आते हैं कि कॉस्ट कम हो जाती है। ये चीज नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में डिफरेंट है। अब यहाँ पे हमने जो अजम्पशंस देखे वो क्या थे, KO खुद कांस्टेंट है, KD कांस्टेंट है, KD KE से कम है, टैक्सेस नहीं है, लेकिन KE बढ़ता है। तो अगर आप डेट कंपोनेंट बढ़ाते हो तो KE बढ़ता है, तो वो ऑफसेट कर देता है। तो फर्म की वैल्यू तो उतनी की उतनी रहती है, 5 लाख की वैल्यू 5 लाख ही रहेगी,
बट इंटरनली जितनी आप कॉस्ट बचाओगे डेट बढ़ा के, उतनी कॉस्ट आपकी कौन कवर अप कर लेगा? इक्विटी वाले ज्यादा रिटर्न मांगेंगे, ऑफसेट हो जाएगा। बात समझ आया? तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटलाइजेशन रेट 10% कांस्टेंट, बट जैसे ही आपने डब्ल्यूडी बढ़ाया के बढ़ जाएगा सामने। बात समझ आ रही? अब ये दोनों अप्रोचेस आपको एक थियरी शॉर्ट नोट की तरह अजम्पशंस भी ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो आपका सम नहीं बनेगा। सम में करोगे क्या जब अजम्पशंस ही याद नहीं है, आपको यही नहीं पता है कि नेट इनकम अप्रोच क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच क्या है, तो फिर आप सॉल्व क्या करोगे? तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट नोट आंसर की तरह दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में थियरी आती है अपने को पता है, शॉर्ट नोट पूछ ली तो राइट ए नोट ऑन नेट इनकम अप्रोच, अजम्पशन समझाने पड़ेंगे, अपने को याद ही नहीं। तो इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर वैसे करना पड़ेगा, थियरी, अजम्पशंस प्लस इलस्ट्रेशन, तो आपको पता चलेगा क्या होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है? और नेट इनकम अप्रोच में फोकस ईबीटी, नेट इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे था। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में फोकस ईबीआईटी पे है, ईबीआईटी एंड केओ, वो फॉर्मूला में अपन ने देखा, थियरी में लिखा है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड ईबीआईटी। तो ये दो फैक्टर्स को यूज करके आप नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को यूज कर सकते हो वैसे। ठीक है? तो ये भी कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो गया। अब इलस्ट्रेशन दे रखे हैं, इसमें भी कितने 3 इलस्ट्रेशन है, तो दोनों के 3-3 इलस्ट्रेशन दिए, एक मैंने कराया। आपको घर जाके इसकी थियरी शॉर्ट नोट पॉइंट्स बना लो, वहाँ पे अपने हाथ से लिख लो, आंसर बन जाएगा, और फिर इसके इलस्ट्रेशन सेट। तो ये आपको अप्रोच करके आना है, बाकी चीजें जो है मैं कल बता दूंगा। आगे की 2 अप्रोचेस कर लेंगे। उसके बाद सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर जो है ना, वो लेवरेज वाला है। कुछ पूछना हो यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया? क्लियर सारा पॉइंट? बस ठीक है, इतना रखते हैं, रिमेनिंग कर देंगे। ये आपको सेव करना है।